अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का टॉपिक स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है आज हमारा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मेट्रिक क्लास की केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? हमने आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर को डिस्कस किया था। आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर हमने सीखी थी कि पानी की आयोनाइजेशन किस तरह से होती है, और उससे पीछे हमने बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच, कि पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट क्या है, पीएच क्या होती है, पीएच क्या होती है, पीओएच क्या है, पीएच क्या है। आज हमने वो स्टडी करना है। ठीक है, तो चले पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय डैनिश केमिस्ट। अब पीएच का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया, तो पहले हमने ये बात पढ़नी है। तो एक केमिस्ट थे, डैनिश केमिस्ट, जिनका नाम था सॉरेन पेडर लॉरेट्स सोरेनसन। ठीक है, SPL सोरेनसन। कैल्सबर्ग लैब में जब ये काम कर रहे थे, इन्होंने कैल्सबर्ग लैब में जब ड्यूरिंग इनके काम के दौरान इन कैल्सबर्ग लेबोरेटरी 1909 इन्होंने पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया पीएच का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इन्होंने पीएच का कॉन्सेप्ट में क्या कहा, तो देखो, ही प्रोपोज्ड ओनली द नंबर इन द एक्सपोनेंट। अब हमें ये बात पता है, जैसे हमने पीछे आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर वाली इक्वेशन देखी थी, तो हम लोगों ने सब में मोलर कंसंट्रेशन किस फॉर्म में लिखी थी? एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखी थी। एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी यानी कि 10 की पावर में लिखी थी, और 10 की पावर में भी हमारे पास जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज आ रही थी वो माइनस में आ रही थी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मैथ हमें ये बात पता है कि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, यानी इतनी स्मॉल फिगर्स है, इतने छोटे डिजिट्स है, तो अगर हम उनको लिखते भी हैं तो फिर हमें माइनस में वो नंबर्स लिखने पड़ते हैं, और एक्सपोनेंट में अगर हम लिखते हैं तभी वो डिजिट्स बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोरेनसन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? सोरेनसन ने ये कहा कि एक्सपोनेंट की स्मॉल वैल्यूज को लिखने से बेहतर है कि उसको किसी नंबर की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, क्या कहा कि उन स्मॉल फिगर्स को जो हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, जब हम उनको डिजिट्स डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तभी वो बहुत स्मॉल फिगर होती है, स्मॉल डिजिट्स होते हैं, यानी स्मॉल नंबर होता है। जब हम उन स्मॉल नंबर्स को, तो वो स्मॉल नंबर्स के आंसर भी हमारे पास नेगेटिव में आ रहे होते हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, उनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है नेगेटिव वैल्यूज़ को। तो इन्होंने क्या कहा, सोरेनसन ने क्या किया, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि एक्सपोनेंट वैल्यूज़ के से लिखने से बेहतर है, यानी उन स्मॉल वैल्यूज़ को इन एक्सपोनेंट फॉर्म लिखने से बेहतर है या नेगेटिव फॉर्म में लिखने से बेहतर है कोई उनकी जगह नंबर यूज़ किया जाए, और उन नंबर्स को देखते हुए इन्होंने पीएच का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, देखो लिखा हुआ ही प्रोपोज ओनली द नंबर। इन्होंने ये कहा कि आप नंबर्स यूज़ किए जाएँ इन द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स में बी यूज टू एक्सप्रेस द एसिडिटी कॉल्ड पीएच, कि हम एक्सपोनेंट्स को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो नंबर की फॉर्म जो हमारी बनेगी वो कहलाएगी पीएच, और उससे हम बेसिकली किसी भी चीज़ के अंदर एसिडिटी को या उसी किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट वैल्यूज़ को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और जो नंबर्स की फॉर्म बनाई गई वो क्या कहलाई? पीएच कहलाई। ठीक है, अब हम देखते हैं पीएच है क्या। तो देखो, ये भी एक लैटिन वर्ड है। अगर लैटिन में हम अगर पी और एच दोनों की मीनिंग देखते हैं ना, तो देखो पी का मतलब है पावर, ठीक है, एच का मतलब है हाइड्रोजन, यानी अगर हम इस सेंस में डेफिनेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स, तो पीएच से क्या मुराद हुआ? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इस बात को इस तरह समझते हैं, आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर हम लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, हमें ये बात पता है कि जो पानी आयोनाइज होता है वो H प्लस में और OH माइनस में आयोनाइज होता है, और दोनों की हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट की थी, कितनी? 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर H प्लस और 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर OH की कंसंट्रेशन थी। ठीक है, तो देखो पीएच का मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम जरा पीएच का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि हमारे पास जो भी वैल्यूज आ रही थी आयोनाइजेशन की वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आती है, और एक्सपोनेंट में भी नंबर जो है वो डिजिट माइनस का होता है। ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यूज होती है। सही है, अब इसको इस तरह से देखो, 10 की पावर माइनस 7 का मतलब है 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 का मतलब है 0.0000001, यानी 701 से पहले, इसका मतलब है एक्सपोनेंट माइनस 7 का। ठीक है, तो ये बहुत छोटा फिगर है और है भी नेगेटिव में। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डील विद स्मॉल फिगर्स हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, और टू कन्वर्ट द नेगेटिव फिगर्स इनटू पॉजिटिव यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम। वही जो मैंने ऊपर आपसे बात की कि सोरेनसन ने क्या क्या मेथड बताया। सोरेनसन ने कहा कि जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ हैं वो बहुत छोटे फिगर्स होते हैं, और उन छोटे फिगर्स को काउंट करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हमें एक कन्वीनियंट वे आना चाहिए। हमें एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम उन एक्सपोनेंट्स को नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, और वो नंबर की फॉर्म में लिखने का मेथड क्या कहलाया? पीएच कहलाया। ठीक है, जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी को मालूम कर सकते हैं या बेसिसिटी को मालूम कर सकते हैं।
तो वो हम किस तरह से, वो नंबर किस तरह से आएंगे, जो हम अभी इतनी आसानी से बात कह रहे हैं ना कि हम एक्सपोनेंट्स को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी कोई इतनी आसानी से नहीं हुआ। वो किस तरह से हुआ कि हमने एक्सपोनेंट्स के साथ और उनकी नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ हमने न्यूमेरिकल सिस्टम यूज़ किया, यानी मैथमेटिकल एक सिस्टम यूज़ किया जो क्या कहलाता है, लॉगरिथम। ठीक है, तो हम जब अपनी एक्सपोनेंट के वैल्यूज़ के साथ लॉगरिथम को यूज़ करेंगे और वो भी माइनस साइन के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक वैल्यूज़, हमारे पास जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ है वो किस में है, माइनस साइन में। तो हम लॉग तो यूज़ करेंगे लेकिन लॉग के साथ भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ भी माइनस है, और जब लॉग के साथ भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो हमें इन रिजल्ट हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फिगर्स बहुत छोटे होते हैं, तो नेगेटिव फिगर्स हमें पॉजिटिव फिगर्स में चाहिए। तो पॉजिटिव फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने लॉग लिया। लॉग तो हमने लिया लेकिन लॉग के साथ भी हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो माइनस माइनस प्लस होकर हमें आंसर जो है वो प्लस फॉर्म में मिले। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया वो कैसे किया गया, लॉगरिथम का इस्तेमाल करके किया गया, और वो भी माइनस साइन के साथ। तो जब हमारे पास कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आंसर हमें किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा और नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये बैकग्राउंड था पीएच के पीछे। तो अब हम ज़रा पीएच को डिफाइन करते हैं कि पीएच की डेफिनेशन क्या है। पीएच को हमें, ये बात हमने ऊपर सीखी कि पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ जो हमने बात की कि एक्सपोनेंट की वैल्यूज नेगेटिव है और उनको हमने चेंज करने के लिए, नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उनका माइनस साइन भी हटाने के लिए हमने कौन सा सिस्टम यूज़ किया, न्यूमेरिकल, हमने लॉगरिथम यूज़ किया। अब हम ज़रा पीएच की डेफिनेशन बनाते हैं। तो देखो, पीएच की डेफिनेशन बनती है, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हम लॉग तो लेंगे लेकिन कौन सा लेंगे, नेगेटिव, ताकि हमारे पास वैल्यू माइनस माइनस प्लस होकर प्लस में मिले। ठीक है, तो नेगेटिव लॉगरिथम किसका ले रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन आयन का ले रहे हैं। ठीक है, और उसकी क्या ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का क्या लेते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं, तो वो फिर क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। क्लियर हुई बात। देखो, पीएच का फॉर्मूला भी क्या है, माइनस लॉग स्क्वायर ब्रैकेट एच प्लस आइन। ठीक है, तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप उससे डेफिनेशन बना सकते हो, डेफिनेशन याद है तो आप फार्मूला बना सकते हो। तो क्या है, देखो, पीएच स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन। हमें ये बात पता है, हमने चैप्टर 1 में सीखी है कि स्क्वायर ब्रैकेट से मोलर कंसंट्रेशन शो करते हैं। ठीक है, तो हम जब स्क्वायर ब्रैकेट का किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन लेंगे तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पीएच की डेफिनेशन क्या बनी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। क्लियर हुई ये बात। तो पीएच की डेफिनेशन ये है और इसका फार्मूला ये है। तो जहाँ भी हमें पीएच मालूम करनी होगी तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और अपनी पीएच को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब इसी का दूसरा होता है, इसको बोलते हैं पीओएच। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है दोनों की। जब पीएच में हाइड्रोजन आएगा तो हम हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे, जब पीओएच में ओएच आएगा तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे। ठीक है, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन मोलर कंसंट्रेशन के। जब हम हाइड्रोक्साइल आयन की मोलर कंसंट्रेशन लेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पीओएच। क्लियर हो गई बात। क्या होगा कि जब भी हम नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे किसका, हाइड्रोक्साइल आयन का, और उसकी मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, तो वो क्या कहलाता है, पीओएच। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो इसका, सेम पीएच की तरह ही है, नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयन मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो पूरा बैकग्राउंड हमने स्टडी किया कि क्यों पीएच का कॉन्सेप्ट आया, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए फिर हमने पीएच का जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन एंड नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई ये बात। और ये इसका फॉर्मूला है, तो आप डेफिनेशन के जरिए फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूले के जरिए डेफिनेशन लिख सकते हो। क्लियर हो गई ये बात। फॉर्मूले आपको अच्छी तरह जहन में रखने कि आपने आगे इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, विद द रेफरेंस ऑफ दिस इक्वेशन अ स्केल डेवलप्स कॉल्ड अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब ये बात तो हमने पढ़ ली कि भाई पीएच की डेफिनेशन बन गई, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीओएच। अब हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने ऊपर क्या बात की कि पीएच क्या है, पीएच हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो वो नंबर्स की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास एक रेंज होनी चाहिए कि भाई कहाँ से कहाँ तक नंबर्स होंगे कि हम पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और किस पीएच पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि वो एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है। तो क्या किया गया, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए और इनके कंसंट्रेशंस को यूज़ करते हुए एक स्केल डेवलप किया गया, जो स्केल क्या कहलाता है, पीएच स्केल।
पीएच स्केल क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके ज़रिए हम पीएच को फाइंड आउट करते हैं और पीएच के नंबर उसमें मेंशन होते हैं और वो स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। और उसी स्केल को यूज़ करते हुए हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच को फाइंड आउट करते हैं, आइदर इट इज़ एसिडिक, आइदर बेसिक या न्यूट्रल। ठीक है, तो देखो इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए क्या किया गया, पीएच का एक स्केल बनाया गया जो क्या कहलाता है? पीएच स्केल, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। किसको देखते हुए? हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशंस को देखते हुए। जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट की थी कि अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो मोलर कंसंट्रेशन होती है आयन की वो क्या होती है? 1 - 7। सेम OH की भी क्या होती है? 1 - 7। तो इनकी कंसंट्रेशंस को देखते हुए क्या किया गया? स्केल डेवलप किया गया जिसके जरिए हम पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्केल का कहलाया पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्यों है? क्योंकि हम उसके जरिए पीएच को फाइंड आउट करते हैं। पीएच स्केल का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखो, यूज टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हम पीएच स्केल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो भाई जैसे मैंने अभी ऊपर जिक्र किया आपसे कि पीएच स्केल को यूज़ किया जाता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी को और उसकी बेसिसिटी को मालूम करने के लिए। ठीक है, अब पीएच स्केल कैसा होता है, उसमें कितनी नंबरिंग्स होती है, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। ये है आपका पीएच स्केल, आप देख सकते हो, साथ साथ आप डायग्राम में भी देख लेना अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पीएच स्केल होता है, पीएच का भी स्केल होता है, पीओएच का भी स्केल होता है, लेकिन क्योंकि हम पीएच के जरिए ही एसिडिटी और बेसिसिटी को मालूम कर सकते हैं तो इसीलिए पीओएच स्केल को इतना यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो भाई हमने क्या पढ़ा कि पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल वो स्केल है जिसके जरिए किसी भी सब्सटेंस की पीएच को मालूम किया जाता है। अब पीएच एसिडिक कैसे होती है, बेसिक कैसे होती है, भाई हमें ये चीज़ सीखनी है। तो देखो, जो पीएच का स्केल होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, अब 0 से लेकर 6 तक की जो रेंज होती है वो कहलाती है एसिडिक। 8 से लेकर 14 तक जो रेंज होती है वो कहलाती है बेसिक। ठीक है, अब जो बीच में 7 होता है ये होती है न्यूट्रल। पीएच की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 14 तक। स्केल के नंबर्स कितने होते हैं? 0 से लेकर 14 तक। और उसमें एसिडिक कितनी होती है? 0 से लेकर 6 तक एसिडिक रेंज होती है, 8 से लेकर 14 तक बेसिक रेंज होती है और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, पीओएच का स्केल अपोजिट होता है, वो 14 से स्टार्ट होता है और 0 पे ख़त्म होता है। अब देखो, जैसे मैंने पीएच स्केल का आपको बताया कि पीएच स्केल में क्या है? 0 से लेकर 6 तक एसिडिक पीएच होती है, 7 न्यूट्रल होती है और 8 से लेकर 14 तक बेसिक होती है। अब आप अगर गौर करो तो मैंने यहाँ एरोस की डायरेक्शन भी बनाई हुई। ठीक है, इस डायरेक्शन का कुछ मतलब है। इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि एरो का हेड जिस तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब है कि इस यहाँ पे क्या होती है? बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, यानी 8 पे बेसिसिटी कम होगी, 9 पे थोड़ी बढ़ेगी, 10 पे उससे बढ़ेगी, 11 पे उससे बढ़ेगी, 12 पे उससे बढ़ेगी, 13 पे उससे बढ़ेगी और 14 पे सबसे ज़्यादा पीएच होगी। तो इस एरो के हेड से मुराद है कि बेसिसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही होती है। ठीक है, और जहाँ पे उसकी टेल है इसका मतलब यहाँ पे बेसिसिटी क्या होती है? कम होती है। सेम यही चीज़ यहाँ पे एसिडिक के लिए है कि 6, 5, 4 की बात की जाए तो यहाँ एसिडिक रेंज क्या है? कम है। बट जैसे जैसे स्केल ऊपर जाता जा रहा है 0 तक तो एसिडिटी क्या है? बहुत बढ़ रही है। ठीक है, कि अगर हम 6 से 0 तक आते तो एसिड की एसिडिटी क्या होती है? बढ़ती है। और अगर हम 8 से 14 पे जाते हैं तो बेस की बेसिसिटी क्या होती है? बढ़ती है। और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल स्केल होता है। ठीक है, 7 पे एसिड और बेस दोनों क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। सेम स्केल अगर हम पीओएच का देखते हैं, ठीक है, तो पीएच और इसका स्केल 14 से 8 तक बेसिक होता है, ये अपोजिट होता है पीएच के। 7 वही न्यूट्रल और फिर 6 से लेकर 0 तक क्या होता है? एसिडिक होता है। क्लियर हो गई ये बात? तो पीएच स्केल समझ आएगा कैसे हमें इसको रीड करना है। पीएच का स्केल 0 से 14 तक होता है, फिर 0 से लेकर 6 तक एसिडिक रेंज होती है, 8 से लेकर 14 तक बेसिक होती है, 6 से लेकर 0 तक एसिडिक रेंज क्या होती है? बढ़ रही होती है। और इसी तरह से 8 से लेकर 14 तक बेसिक की रेंज क्या होती है? बेसिसिटी बढ़ रही होती है। ठीक है, और 7 क्या होती है? न्यूट्रल पीएच होती है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय सम अदर। अब पीएच अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की मालूम करनी है तो हम सिर्फ पीएच स्केल के जरिए मालूम नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे तरीके हैं पीएच को फाइंड आउट करने के। ठीक है, ये बहुत कॉमन मेथड है यूज़ करने का पीएच स्केल के जरिए। ठीक है, इसके अलावा और मेथड्स भी हैं, उनमें पीएच पेपर भी आता है, पीएच इंडिकेटर भी आता है और पीएच मीटर भी आता है। ठीक है, पीएच मीटर क्या है? ये एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अगर हम उसके रॉड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो सोल्यूशन में डिप करते जाएं तो हमें पीएच डिजिटल फॉर्म में सामने लिखी हुई नज़र आ जाती है और हम उसको नोट करते रहते हैं। पीएच इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर्स होते हैं कुछ। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ मैं ज़रा सा बता देती हूँ कि इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट मालूम करने के लिए। ठीक है, और ये एंड पॉइंट कैसे मालूम होता है? कलर चेंज होने की वजह से। तो इंडिकेटर्स के ज़रिए भी हम पीएच को मालूम कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ पीएच पेपर, एक ख़ास किस्म का पेपर होता है जिसको पीएच पेपर कहते हैं। उस पीएच पेपर के ज़रिए भी हम पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात कि पीएच सिर्फ पीएच स्केल के ज़रिए फाइंड आउट नहीं की जा सकती, बल्कि पीएच पेपर के ज़रिए भी फाइंड आउट की जा सकती है, पीएच इंडिकेटर के ज़रिए भी फाइंड आउट की जा सकती है और पीएच मीटर के ज़रिए भी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि पीएच स्केल के अंदर भी हमारे पास एसिडिक और बेसिक रेंजेस हैं, तो इसीलिए हम नॉर्मली पीएच स्केल को ही यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक को या उसकी बेसिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने ये सीखना है कि हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो हमने ऊपर अभी बात सीखी थी स्टार्ट में कि हम एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव लॉग लगाकर उसको पॉजिटिव डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच को मालूम कैसे करते हैं, हमने ये सीखना है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल पीएच ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज, अगर हम पीएच स्केल को देखते हुए अपनी पीएच फाइंड आउट कर रहे हैं किसकी, पानी की, और हमें ये बात पता है कि पानी किस में आयोनाइज होता है, H+ में और OH आयन में, और हमें उनकी कंसंट्रेशन भी पता है। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन को यूज़ करते हुए पीएच फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, -log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो अकॉर्डिंग टू वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की कंसंट्रेशन में H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, अब पीएच को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है। अब ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं पीएच के। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि लॉग का ये रूल होता है लॉगरिथम में कि जो लॉग होता है वो सारे डिजिट्स के साथ लगता है। सही है, तो देखो -log, अब 1 एक्सपोनेंट -7 पूरी वैल्यू है आपके पास, तो -log 1 के साथ भी लगेगा और -log एक्सपोनेंट -7 के साथ भी लगेगा। ठीक है, तो देखो पीएच इज इक्वल टू -log 1 के साथ अलग से लगा दिया और -log एक्सपोनेंट -7 के साथ अलग से लगा दिया। अब अगर हम log 1 लेते हैं तो log में 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये log क्या हो गया, ख़त्म। तो क्या बचा, सिर्फ माइनस साइन, और यहाँ पे देखो माइनस एक्सपोनेंट -7, log 10 की वैल्यू होती है 1, और 1 -7 से मल्टीप्लाई होकर -7 आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो पीएच क्या आ गई, 7। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच को मालूम कर सकते हैं। तो देखो एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ को जो बहुत छोटी थी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और उसको क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब इसी तरह से सेम मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी सब्सटेंस की पीओएच फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्योंकि हमारे पास सब्सटेंस वाटर है तो हम वाटर की फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पीओएच हमारे पास बराबर होता है किसके, -log के और OH आयन की मोलर कंसंट्रेशन के, और हमारे पास वाटर में मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 एक्सपोनेंट -7। तो सेम ऊपर वाला मेथड रिपीट करेंगे, 1 के साथ भी अलग से -log लगाओ, एक्सपोनेंट -7 के साथ भी अलग से -log लगाओ। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पार्ट खत्म हो गया। तो देखो माइनस आ गया, और ये log एक्सपोनेंट -7, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 -7 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो पीओएच भी क्या आ गई, 7। यानी पानी क्या है आपका, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, और उसकी पीएच क्या होती है, न्यूट्रल होती है, जो कि क्या है, 7। क्लियर हो गया यहाँ तक। होप्स हो कि आपको पीएच का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पीएच कैलकुलेट कैसे करनी है ये भी समझ में आया होगा। और फिर हम अभी स्केल में जाकर देख लेते हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि 7 क्या होती है, नॉर्मल पीएच होती है, यानी यहाँ पे न्यूट्रल होता है आपका सब्सटेंस, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ मजीद एक चीज़ पढ़ लेते हैं, वो क्या है, पीएच वैल्यूज नॉर्मली वरीज फ्रॉम 0 to 40। अब ये बात तुम्हें पता चल गई भाई पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच स्केल की 0 से 14 तक होती है। ठीक है, देयरफॉर वी हैव अनदर फार्मूला। अब हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि पीएच गिवन होती है, पीओएच फाइंड आउट करनी होती है, पीओएच फाइंड आउट होती है, पीएच हमें गिवन होती है, पीएच फाइंड आउट करनी होती है। तो हमारे पास एक तीसरा फार्मूला भी होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर पीएच और पीओएच को मालूम कर सकते हैं, और वो फार्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। अब ये 14 क्यों आया, तो देखो 825 डिग्री सेंटीग्रेड एच की पीएच क्या आई, हाइड्रोजन की पीएच क्या आई, हाइड्रोजन आयन की। पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ना, और पीओएच का मतलब क्या होता है, ओएच आयन की कंसंट्रेशन। तो 825 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच कितनी आई, पीएच एच प्लस की कितनी आई, 7, पीओएच की कितनी आई, 7, तो 7 + 7 क्या हो गया, 14। ठीक है, तो पानी की नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या थी, टोटल हमारे पास KW क्या था, 825 डिग्री सेंटीग्रेड 14 था ना, तो वो 14 किस तरह से आया, 7 + 7 14। तो हमारे पास जो टोटल पीएच और पीओएच की रेंज होती है अकॉर्डिंग टू H+ एंड OH आयन, वो कितनी होती है, 14। ठीक है, तो हमारे पास एक तीसरा फार्मूला बनता है जो क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। तो अगर कहीं पर हमें पीओएच को फाइंड आउट करना होगा और पीएच गिवन होगी तो हम इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएच और पीओएच का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। और ये कैसे आया, वो ऐसे आया। ठीक है, एच की भी पीओएच क्या है, 7, OH की भी क्या है, 7, तो 7 + 7 14। तो पीएच और पीओएच किसके बराबर हो गए, 14 के बराबर हो गए। तो इससे हमें एक नया फार्मूला बना, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। और ये किस टेम्परेचर पे है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है,
अब यहाँ पर मजीद एक और बात है कि लो पीएच वैल्यूज मीन्स अब अगर हमारे पास पीएच वैल्यू जितनी कम आएगी, जैसे हमने ऊपर स्केल में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पीएच का नंबर क्या होगा, कम होगा, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी, और जितना बढ़ेगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा बेसिक होगी, ठीक है। और जितना कम होगा उतनी कम एसिडिक होगी, और जितना कम बेसिक होगा उतनी कम बेसिक होगी। समझ आई बात? तो पीएच वैल्यू अगर 0 से 6 तक है, इसका मतलब वो एसिडिक स्केल है, 7 है तो न्यूट्रल स्केल है, और 8 से 14 है तो बेसिक स्केल है, ठीक है। 6 से 0 तक एसिडिक रेंज बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, 7 पे न्यूट्रल होती है, और 8 से 14 पे बेसिसिटी बढ़ती है। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच का हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास यूजेस ऑफ पीएच एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की। हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली, अब हमने ये सीखना है कि पीएच और पीओएच के इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर है। एक तो बात हमें पता चल गई भाई कि पीएच को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो पीएच को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर एसिडिटी को और उसकी बेसिसिटी को मालूम करने के लिए, कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की एसिडिटी मालूम करनी है, बेसिसिटी मालूम करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? पीएच स्केल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यही इसकी इंपॉर्टेंस भी है और यही इसका यूजेस भी है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, तो देखो हम किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को मालूम कर सकते हैं पीएच के जरिए, ठीक है। पीएच कॉन्सेप्ट प्लेस एसेंशियल रोल इन द, अच्छा इसके अलावा पीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से भी पीएच बहुत ज़रूरी है। अब कैसे हुई ये बात देखो, टू प्रोड्यूस मेडिसिन बनाने के लिए भी पीएच बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हो, देखो कुछ बीमारियों में आप मेडिसिन लेते हो, ठीक है। अब आप अगर स्टमक में एसिडिटी हो गई तो कभी हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं, कभी टैबलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो टैबलेट्स क्या काम करती हैं? एसिडिटी को रिमूव करती है ना, या उसको कम करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कभी आपकी पीएच को नॉर्मल करने के लिए यूज़ की जा रही है। इसके अलावा यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। अब अगर हमें कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाना है और हमें ये बात पता है कि भाई ये इसको इतनी एसिडिक रेंज में रखना है, तो तब भी हमें पीएच मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो अगर हम पीएच को मेंटेन करेंगे तो अपने डिजायर्ड सोल्यूशन बना सकते हैं डिजायर्ड कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग टू उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर को देखते हुए, ठीक है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास, हमने ऊपर बात पढ़ी कि हमारे पास बायोलॉजी की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच। अब ये किस तरह इंपॉर्टेंट है तो इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो नॉर्मली ह्यूमन ब्लड की जो पीएच होती है ना वो नॉर्मल होती है। कितनी होती है? 7.35 से लेकर 7.45। और हमें ये बात पता है कि 7 का फिगर क्या है? न्यूट्रल फिगर है, नॉर्मल फिगर है। तो यानी इंसान की जो ब्लड की पीएच है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। अब इफ़ द पीएच ऑफ ब्लड ड्रॉप्स टू 7 एज इन सम इलनेस, अगर किसी बीमारी की वजह से अगर हमारी ब्लड की पीएच गिर जाती है, यानी 7 से कम हो गई, तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, ठीक है। और अगर पीएच हमारी क्या हो गई? बिलो 6, अगर पीएच हमारी 6 से भी नीचे चली गई तो फिर क्या होती है? इंसान की डेथ हो सकती है। अब देखो, जो हमने यहाँ पे पीएच की बात कर रहे हैं ना, कि अगर पीएच हमारी बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है, उसको कहते हैं बफर सोल्यूशन, बफर सिस्टम। बफर सोल्यूशन इस तरह के सोल्यूशन होते हैं ना जो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, कि जहाँ कहीं भी ज़रा सी पीएच ऊपर या नीचे होगी, यानी बढ़ेगी या कम होगी, तो वो फ़ौरन से बफर सोल्यूशंस क्या काम करते हैं? पीएच के लेवल को मेंटेन कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। लेकिन बीमारियों में ऐसा होता है कि पीएच हमारे सोल्यूशंस काम नहीं कर रहे होते हैं प्रॉपर, तो उसकी वजह से क्या होती है? पीएच या तो बढ़ रही होती है या तो कम हो रही होती है। तो फिर उसमें क्या हो रहा होता है, जो हमारी कंडीशंस होती है सीवियर, वो हमारी ब्लड की पीएच की गिरने की वजह से ही होती है। तो देखो, अगर आपका पीएच ऑफ ब्लड जो है वो गिर जाता है 7 से नीचे, यानी 6 हो जाता है, तो इंसान जो है वो कोमा में जा सकता है, या फिर वो उसकी डेथ वाक़या हो सकती है। और अगर आपकी बॉडी की पीएच बढ़ जाती है नॉर्मल ब्लड की, 7 से बढ़ जाती है 8, 9 वगैरह में, तो क्या होता है? इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको आप शुगर के नाम से जानते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा एक्सेस वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो सकती हैं, डायरिया, बहुत पेट ख़राब हो सकता है, लूज़ मोशंस वगैरह, ठीक है। तो पीएच बायोलॉजिकली भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। एसिडिक रेंज चाहिए तो उसको एसिडिक में रखते हैं, बेसिक चाहिए तो उसको बेसिक में रखते हैं, जहाँ न्यूट्रल चाहिए उसको न्यूट्रल रखते हैं। तो अगर पीएच की लेवल या पीएच की मेंटेनेंस कहीं पर नहीं होती है, पीएच अप डाउन होती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है? अदर एरियाज इन विच पीएच इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल नेसेसरी। अब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा और इस पॉइंट के अलावा के पीएच जो है वो एसिडिक और बेसिक नेचर, बेसिसिटी मालूम करने के लिए ज़रूरी होती है, वो हम लोग उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा पीएच का इस्तेमाल और किन किन कामों में होता है? तो देखो, वाटर ट्रीटमेंट, पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, उसमें से जर्म्स को किल करने के लिए या क्लोरीन को डालने के लिए। तो वाटर को साफ़ करने के लिए, पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए भी पीएच को मेंटेन किया जाता है, ठीक है।
सॉइल कंडीशन, मिट्टी के अंदर भी पीएच को मेंटेन किया जाता है, एसिडिक करनी है, बेसिक करनी है। स्विमिंग पूल्स मैनेजमेंट, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनके अंदर भी पानी को साफ़ करने के लिए पीएच को मेंटेन करना पड़ता है, पानी नॉर्मल पीएच का होना चाहिए, ठीक है। कोरोजन कंट्रोल, जो जंग आलूद चीज़ें हैं, जंग का कंट्रोल करने के लिए भी पीएच नॉर्मल होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग, जो खाना वगैरह बनता है, ठीक है, उनमें भी पीएच का बहुत 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 किरदार होता है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना कि पीएच हमारे जो एसिडिक और बेसिक चीज़ें होती हैं वो कहाँ कहाँ पर होती हैं, तो वो खाने पीने से लेकर हर जगह पर है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग यानी खाने में भी हमारी जो है वो एसिडिक और बेसिक चीज़ें होती है, तो वहाँ भी पीएच की मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। इसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की तह चढ़ाना बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या कहलाती है, टेक्निक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के अंदर भी पीएच की मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, चाहे वो एसिडिक रेंज में रखना चाहे या बेसिक रेंज में रखना चाहे। समझ आई बात कि पीएच जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल सिर्फ एसिडिक या बेसिक कंडीशंस को यूज़ करने के लिए नहीं होता, इसके अलावा भी हम उसको बायोलॉजिकली भी पीएच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक हो गया हमारा पीएच का टॉपिक कंप्लीट। जो मज़ीद हमने पढ़ना है वो है, कुछ हमने यहाँ पर पीएच वैल्यूज़ देखनी है, कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या जो हम लोग फ्लूइड्स यूज़ किए करते हैं, ठीक है। यानी कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, कुछ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो उनकी पीएच क्या होती है। तो देखो, लेमन जूस पीएच होती है 2.3 एसिडिक, टमाटो जूस 4.3 2 एसिडिक पीएच। सलाइवा, हमारा जो थूक होता है वो नॉर्मल पीएच का होता है, न्यूट्रल होता है। एग वाइट, जो एग में वाइट पोर्शन होता है उसकी पीएच भी नॉर्मल होती है 7.8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये वो है जो वाइट कलर की सिरप नहीं होती जो हम स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वाइट कलर का लिक्विड होता है, जो स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए सिरप बनाई जाती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है इस लिक्विड का, ठीक है। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसकी पीएच होती है 10.5, बेसिक होती है, ठीक है। अब कुछ केमिकल सोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो देखो, वॉशिंग सोडा जिससे सर्फ वगैरह भी बनाए जाते हैं 12 पीएच होती है, यानी बहुत बेसिक होता है। सी वाटर, समंदर के पानी की भी बेसिक पीएच होती है। ब्लैक कॉफ़ी एसिडिक पीएच होती है 5। प्योर वाटर, जो हमारा बिल्कुल साफ़ पानी होता है, साफ़ सुथरा पानी बिल्कुल, उसकी पीएच क्या होती है, नॉर्मल होती है, न्यूट्रल होती है 7। समझ आई। तो हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल लिक्विड्स हैं जिनकी पीएच क्या होती है, कुछ की एसिडिक, कुछ की बेसिक वगैरह, ठीक है। लास्ट चीज़ यहाँ पर हमारे पास है वो क्या है, बफर सोल्यूशन। मैंने ऊपर जिक्र किया था कि बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं, जो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। जहाँ कभी पीएच का लेवल बढ़ता है या कम होता है तो ये फ़ौरन से क्या काम करते हैं, पीएच के लेवल को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। और इसके अलावा ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि पीएच हम लोग पीएच मीटर से मालूम करते हैं, पीएच स्केल से, और इसके अलावा पीएच इंडिकेटर्स से। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट मालूम करने के लिए। और हम ये ज़्यादातर एसिड बेस रिएक्शंस में शो करते हैं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस में एसिड और बेस दोनों कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो जब हम कलरलेस सोल्यूशंस का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें एंड पॉइंट मालूम करने के लिए किसी ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करना पड़ता है जो कलर प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन के कंप्लीट होने पर कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रिएक्शंस के दौरान कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिकेटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिएक्शन का, एसिड बेस के रिएक्शंस का एंड पॉइंट मालूम करने के लिए। और वो कैसे मालूम करते हैं, कलर जनरेट करते हैं इंडिकेटर्स, कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ठीक है। एसिडिक, अगर हम एसिड में यूज़ करें तो वो डिफरेंट कलर शो करते हैं, बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं। इंडिकेटर्स भी मुख्तलिफ हैं, इनमें एक आता है लिटमस पेपर, एक ख़ास किस्म का पेपर होता है, आप डायग्राम में देख लो साथ साथ। रेड कलर का लिटमस पेपर भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है। तो हम रेड को यूज़ करते हैं बेस के अंदर, ब्लू को यूज़ करते हैं एसिड के अंदर। क्या करते हैं, एसिड भी कलर चेंज कर देता है लिटमस पेपर का, बेस भी कलर चेंज करती है, रेड टू ब्लू हो जाता है, ब्लू टू रेड। तो हम उससे भी एसिड और बेस को पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है, इसका मतलब हमारा वो सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर रेड से ब्लू हो रहा है इसका मतलब हमारा वो सोल्यूशन क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो लिटमस पेपर हमारे पास एक तरह का इंडिकेटर है जो हमें एसिड बेस की पहचान बता सकता है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज ये एक इंडिकेटर है, ये भी एसिडिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर देता है, बेस सोल्यूशन में डिफरेंट कलर देता है, जिससे हम एसिड बेस की पहचान कर सकते हैं। फिनोफ्थलीन बहुत 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 कॉमन यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है, ये खुद भी कलरलेस होता है फिनोफ्थलीन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसमें ये कलरलेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाते हैं उसमें हम फिनोफ्थलीन को इस्तेमाल करते हैं। ये हमें पिंक कलर प्रोड्यूस करता है जब रिएक्शन मुकम्मल होता है, एंड पॉइंट जब हमें जब शो करता है ना रिएक्शन का एसिड बेस का, तो वह पिंक कलर का शो करता है। मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का करता है, डार्क रेड कलर का करता है, ठीक है। और ये रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड करता है। तो हर इंडिकेटर का एसिड बेस का रिएक्शन शो करने का अपना एक तरीका है, हर अपना एक कलर है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब कंप्लीट होता है या रिएक्शन जब कंप्लीट होने वाला होता है तो ये कलर प्रोड्यूस कर देते हैं रिएक्शन में, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है
बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उनको पहचानने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, जो मैंने यहाँ आपको बता दिया। एक लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, और ये फिनोप्थलीन है। ठीक है, तो समझ आई बात कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड बेस रिएक्शंस के एंड पॉइंट मालूम करने के लिए और उनको पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कैसे पहचानते हैं, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। एसिड में इनका कलर अलग होता है, बेस में इनका कलर अलग होता है। तो सोल्यूशन में इनके डिप करने की वजह से जब कलर चेंज होता है इनका, इंडिकेटर्स का, या सोल्यूशन का कलर चेंज होता है, तो उससे हम यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर हो गई ये बात। होप्स तो कि आपको पूरा पीएच का टॉपिक आसानी के साथ समझ में आया होगा कि पीएच क्या है, पीओएच क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से पीएच और पीओएच का इस्तेमाल करते हैं, पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीओएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पीएच हम एसिडिक रेंज, एसिडिक किसी भी सोल्यूशन में एसिडिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और न्यूट्रल कैसे बता सकते हैं, और किन सोल्यूशंस की पीएच एसिडिक और बेसिक होती है, भी हमने सारा डिस्कस कर लिया। ठीक है, होप्स कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।